हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेकर आ गए फंक्शन चैप्टर का, और आज हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। शुरू करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन से, फिर सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यार बहुत चिंदी है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, और सिग्नम फंक्शन क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स को देखेंगे। और उसके बाद आप लोगों को जो लिस्ट दी गई है टेक्स्ट बुक में लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसको आप लोग डिस्कस करोगे अच्छे से, मतलब आप लोग उसको अच्छे से याद करोगे, हर एक का डोमेन, हर एक का रेंज, बिकॉज कुछ चीज़ों को याद रखा जाए तो बेटर होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को याद करने के बाद आप लोग आगे बढ़ोगे और मिसलेनियस को खुद से सॉल्व करोगे। मिसलेनियस मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, खुद से कर लो, ईजी है, ठीक है। जो ना आए उसका सॉल्यूशन सर्च कर लो, बाकी आगे टाइम मिला तो वो तो मैं डालूंगा ही, तो उसका टेंशन मत लो। अभी क्या है, एक्सरसाइज कराना और कंसेप्ट बताना ज़्यादा ज़रूरी है, तो कंसेप्ट एक्सरसाइज में ही कवर होता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालो, ये उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। जैसे मेरे पास है y इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसको अगर मैं जनरली देखूं तो ये क्या है? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जिसमें c की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा? इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा है, तो जो ये मॉड होता है ना, वो इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देता है। बस ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। जैसे मैं आपको बोलूँ y इक्वल टू मॉड के अंदर साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ तो हम सब जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है। बट क्योंकि यहाँ पे मॉड आ गया, तो ये मॉड क्या करेगा? ये जो नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर बोले तो किसकी वैल्यू? y की वैल्यू जो नेगेटिव है, वरना आप बोलोगे ये देखो x की नेगेटिव साइड में चला गया। अरे भाई y इक्वल टू मॉड x है, ठीक, तो y पॉजिटिव रहना चाहिए, y ऊपर होता है, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y डैश, और ये होता है x डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये y की नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको वो पॉजिटिव बनाएगा, तो पॉजिटिव बनाएगा तो ऐसा कर देगा वो, ठीक है। तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जो ऐसा हुआ करता था वो ऐसा हो जाएगा, क्यों? मॉड के आने के कारण, ठीक। तो मॉड का मतलब समझे, मॉड क्या करता है? मॉड ग्राफ से नेगेटिव वैल्यू को पलट देता है। एक्स एक्सिस पर मिरर रखो, एक्स एक्सिस पर मिरर रखो, आप समझ जाओगे कि इसको कहाँ करना है। यहाँ पे रखो तो ऐसा करना है, यहाँ पे रखा था आपने तो ऐसा करना था, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को लिख दूं मैं y इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, y इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब ऐसा ही थोड़ा बहुत होता है, वो थोड़ा सा आगे चल के ऐसे जाता है, चलो बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा होता है। बट क्योंकि यहाँ पे मॉड आ गया, तो ये मॉड क्या करेगा? इसको पलट देगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड क्या करता है? मॉड नेगेटिव वैल्यूज को हटा देता है, डिस्कार्ड कर देता है और पॉजिटिव बना देता है। तो मॉड का मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, और इसको तो आप बचपन से कर रहे हो, तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। नाम बहुत मज़ेदार है, लेने में मज़ा भी आ रहा होगा नाम, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन देखो होता क्या है। सिग्नम फंक्शन की 3 ही वैल्यूज़ है, -1, 0, 1। जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी, जब x 0 के इक्वल है इसकी वैल्यू 0 आएगी, जब x पॉजिटिव है इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आप कुछ भी कर लो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SGN ऑफ x से। इसकी 3 ही वैल्यू है, -1, 0, 1। -1 तब जब x नेगेटिव है, 0 तब जब x 0 है, 1 तब जब x पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी कर लो। इसका ग्राफ कैसा होता है? मैंने बोला क्या बोला मैंने बोला जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1, मतलब y आएगा -1। जब x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और जब x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये x 1, ये x 0 और ये x -1। ये क्या है? ग्राफ है। ठीक है, x इक्वल टू 0 नहीं होता है ये है x, ये है y, ये है y डैश और ये है x डैश।
ठीक है, ये -1 और ये 0 और ये 1। इसका ग्राफ ऐसा होता है, मतलब x की आप कोई भी वैल्यू डाल दो बट पॉजिटिव डालना, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। x की आप 0 वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू 0 आएगी। आप x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, इस साइड देखो नेगेटिव वैल्यूज है, और यहाँ पे देखो ऐसे एक सर्कल आता है। क्यों सर्कल आता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, x लेस देन 0 की बात हो रही है, और x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सर्कल लगा के रखते हैं। सर्कल मतलब ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल आता है। तो x की आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, y की वैल्यू -1, x की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो, y की वैल्यू 1, x की आप वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू 0। तो ये होता है हम लोगों का सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइंड नहीं है, कोई एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइंड नहीं है, बट उसको हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन करा सकते हैं। जैसे tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, बट अगर हम लोग π/2 को एक्सक्लूड कर दें और 0 से π/2 को एक्सक्लूड करके, मतलब ऐसी बात करें 0 से π/2 और π/2 को एक्सक्लूड कर दे ऐसा ब्रैकेट का, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कोई एक प्रॉपर इंटरवल में जब कोई फंक्शन डिफाइन हो जाता है, एक इंटरवल में जब कोई फंक्शन डिफाइन हो जाता है बट जनरली वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ लिख नहीं रहा हूँ। हर एक के बारे में प्रॉपर्टीज दी हैं, तो आप टेक्स्ट बुक एक बार जरूर रीड करोगे, नई नई चीजें पता चलेंगी, बहुत कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। स्टेप फंक्शन, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जैसे मैं लिखूँ इसको डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सो जैसे मैं लिखूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.9, इसका आंसर आ जाएगा 9 नहीं 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.9, इसका आंसर आ जाएगा 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, इसका आंसर आ जाएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.001, इसका आंसर आ जाएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5, इसका आंसर -1 नहीं -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5, इसका आंसर -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.69, इसका आंसर भी -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.86, इसका आंसर भी -8। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8.64, इसका आंसर भी -9। तो इतने से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ये डेसिमल को छोड़ के जो इंटीजर रहता है उसको धर लेता है। तो यहाँ पे 7.3 था, तो 0.3 को छोड़ के 7 इसका आंसर हो गया। 8.9 था, 0.9 छोड़ के 8 इसका आंसर हो गया। 9.9 था, 0.9 छोड़ के 9 इसका आंसर हो गया। वैसे ही -1.5 था, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -2 + 0.5, तो 0.5 को छोड़ के -2 इसका आंसर हो गया। वैसे ही -3.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -4 + 0.5, तो वैसे ही 0.5 को छोड़ के -4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। -3.69 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -4 + 0.31, तो वैसे ही -0.31 छोड़ के जो -4 था वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हम लोग पहचानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। -7.86 में -8 इसका आंसर हो गया, -8.64 में -9 इसका आंसर हो गया। अब मुझे आंसर बताओ आप -35.25 का, और मुझे आंसर बताओ आप 36.8 का। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हाँ बता दिए, क्या बताए, बोले मन में। 35.25 का -36, 36.8 का +36, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप लोगों को मतलब पता चल चुका है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अगर मैं लिखूँ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो अगर मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 0, तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है 0। अगर मैं, चलो 1 से लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर x की वैल्यू मैं 1.1 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 1.2 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 1.3 डाल रहा हूँ y की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब x को मैं 1.9999 तक डालूंगा तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब x की वैल्यूज मैं 0 से 1 तक, ठीक है, 1 से लेके 2 तक में कुछ भी डालूं, बट y क्या रहने वाला है, y 1 ही रहने वाला है।
तो मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा गोला। गोला मतलब क्या, ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही 0 से 1 में मैं कुछ भी डालूं, x की कोई भी वैल्यू डालूं 0 से 1 के बीच में, y कितना रहेगा, y तो 0 ही रहेगा, मतलब 0 से 1 में ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब मुझे बताओ 2 से लेके 3 के बीच में मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं, y कितना रहेगा, y तो हमेशा 2 रहेगा, मतलब ये y के 2 सपोज यहाँ है, तो ये हमेशा ऐसा आएगा। तो आगे कैसा आएगा, आगे ऐसा आएगा। इस साइड कैसा आएगा, इस साइड ऐसा आएगा। तो अब देखो यहाँ पे सीढ़ी बन रही है ना, सीढ़ी पे चढ़ रहे, देखो सीढ़ी मतलब क्या, स्टेप, स्टेप फंक्शन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका ग्राफ क्लियर हुआ होगा। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, वो 1 ही रहेगी। देखो 1.5 डाला तो भी 1 है, 1.9 डाला तो भी 1 है, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अब नॉलेज हो गई होगी, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उसका रिलेशन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देखो रिप्रेजेंट करते हैं इससे, करली ब्रैकेट से, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे मैं बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.68, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.68, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है ना उसको उतार दो, वही उसका आंसर है। मैंने लिख दिया 4.24, तो इसका आंसर होगा 0.24। मैंने लिख दिया 6.98, तो इसका आंसर होगा 0.98। मैंने लिख दिया 9.42, तो इसका आंसर होगा 0.42। मैंने लिख दिया 96.2, तो इसका आंसर होगा 0.2। मैंने लिख दिया -1.3, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, 0.7। जब भी माइनस में आ जाए ना नंबर, तो वहां पे हम लोग ऐसे नहीं देखते फ्रैक्शनल पार्ट, वहां पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट 1 से माइनस करते हैं। ये देखो क्या है, ये 0.3 है, 1 से 0.3 माइनस करो कितना आएगा, 0.7। तो ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग इसको -0.3 नहीं लिख सकते ना। एक्चुअल में ये क्या है, -1.3 को देखो मैंने बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे लिखा था, -1.3 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसे लिखा था ना, -2 + 0.7। तो इसका मतलब -2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो ये 0.7 जो बचा वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, समझे, इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4 क्या आएगा, 0.6 आएगा। कैसे, मैंने इसको ऐसा लिख दिया -3 + 0.6, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3, और जो बचा वो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 0.6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, -3.6 नहीं बहुत हो गया, 54 इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, 0.46 ये हो गया। ठीक, चलो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। अच्छा, 2 आंसर आप बताओगे, बताओ 1.68 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, -0.42 का फ्रैक्शनल पार्ट आप बताओ। ठीक है, (1.68 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.68, -0.42 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.58। शाबाश, चलो इसका ग्राफ देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं x की यहाँ पे जब वैल्यू ले रहा हूँ 1.1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.1। जब मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 2.1, तो भी इसकी वैल्यू आ रही है 0.1। x की वैल्यू ले रहा हूँ करोड़ टाइम्स 0.1, तो भी y की वैल्यू आ रही है 0.1। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसमें y की वैल्यू कभी भी 1 तक नहीं जा सकती, वो 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या होगा, 0, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं तो 0। ठीक, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, इंडस्ट्री की तरह याद कर लो। ठीक है, ये y = 1 है, तो 1 तक ये जा तो नहीं पाता है, 0.9999 पे रुक जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है इंडस्ट्रीज की तरह। ठीक है, आप मतलब यहाँ पे x = कुछ भी डालो, वो y की वैल्यू 1 से कम ही रखेगा। देखो 10,000 0.1 डाल दिया तो भी y 0.1 ही आया। तो इसका ग्राफ ऐसे 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 बनते जाता है। ठीक, ये सर्कल का मतलब क्या है, ये सर्कल का मतलब वो वहाँ पे टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है ना, 1 तक थोड़ी ना ये पहुँच पाता है। आप जैसे लिख दो 1.99999999999, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.9999999। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से बड़ा या 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल दूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो ये तो 0 हो गया, 1 नहीं होगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 क्या होगा, 0। अच्छा,
अब इंटीजर जानते हो क्या होता है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर नंबर जो कि इर्रेशनल या फिर डेसिमल में ना हो। -3, -2, 1, 3, 5 ये सब क्या है? इंटीजर है। ठीक, तो जो एक इंटीजर होता है वो बना रहता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट से। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार्ट। कोई भी इंटीजर बना रहता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से। प्रूफ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3.24, तो 3.24 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.24। तो जो ये आपका नंबर बना है, x क्या है? एक नंबर, कोई भी एक रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर जो बना है, इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं बोल रहा था, इंटीजर नहीं, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर में सब आ गए, 0.24, 0.35, 0.69, 69, 69 ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो 3.24 में जो 3 है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और 0.24 फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो 3.24 बना है ये कैसे बना? ये बना है 3 + 0.24 से। 3 क्या है उसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0.24 क्या है उसका? फ्रैक्शनल पार्ट। तो प्रूव हो गया ना। अब जैसे मैं बोलूँ -7.24 या फिर -7.42, ठीक है, तो ये किससे बना है? ये बना है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से, -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 प्लस इसके फ्रैक्शनल पार्ट से। -7.42 का जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला था तो ये कैसे आया था? 1 - 0.42 मतलब 0.58। तो -8 + 0.58 से ये हमारा नंबर बना है, ये ऐसा। तो कोई भी नंबर बना रहता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से। याद रखना, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पीछे जाती है और फ्रैक्शनल पार्ट में जब माइनस आ जाए तो उसकी वैल्यू जो हम निकालते तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को 1 से माइनस करके निकालते। जैसे यहाँ पे 42 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.58, ठीक, 0.42 नहीं आएगा। ये रिलेशन बहुत IMP है, इसको याद रखना। अब हम लोगों ने सारे फंक्शंस को देख लिया है, अब जस्ट हम लोग कुछ ग्राफ देख लेते हैं और फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को खटाखट उड़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सम ग्राफ्स, ठीक है, कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। तो पहले ही मैंने आप लोगों को कुछ ग्राफ्स बताए हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है y = mx + c, तो इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ये पॉइंट जो होता है ये होता है c, y इंटरसेप्ट, ठीक है, और ये होती है इसकी स्लोप, और y = mx + c, m होती है इसकी स्लोप, c होता है इसका इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मैं बात करूँ स्क्वायर फंक्शन की, तो स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक, ऐसा, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, नहीं, क्यूब फंक्शन देख लेते पहले। जो क्यूब फंक्शन का ग्राफ होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये प्रॉपर बन नहीं पाता है अक्सर, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है क्यूब फंक्शन का, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन होता है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा, पैराबोलिक। ये भी पैराबोलिक होता है, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, थोड़ा ऊपर से होता है, मतलब ये जनरल पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होता है, ठीक। अब ये सब क्या है, ये सब कॉनिक सेक्शन में आप सीख जाओगे, जल्दी ही सिखाऊंगा। क्यूब फंक्शन का ग्राफ देखो, ये थोड़ा सा नीचे से मैंने बना दिया, हाँ ठीक है, वो x³ - 1 का बना रखा है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, स्क्वायर रूट फंक्शन रूफ बन गया, चलो अब ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ सिंपल होता है चिड़िया, ठीक है, ये होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ, क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, आप नेगेटिव वैल्यू डालो तो भी आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसलिए इसका ग्राफ सिर्फ एक साइड होता है। क्यूब रूट में आप नेगेटिव डालो तो क्यूब नेगेटिव आता है, तो इसलिए इस साइड भी होता है, ठीक। अब रेशनल फंक्शन का ग्राफ आपको ऐसा और ऐसा दिया हुआ है, जाने दो, वो IMP नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, और लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक। दो चीज़ का और ग्राफ आप देख लो, वो मैं अलग से बताता हूँ आपको। रेशनल फंक्शन का फिलहाल ग्राफ देख लो यार, बना देता हूँ। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन में f(x) = 1/x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है 1/x का ग्राफ, ठीक, 1/x। चलो, तो आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एक एक्सपोनेंशियल का, एक लॉग का, तो वो देख लेते। चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसने लिया है a रेस टू एक्स की जगह एक फंक्शन ले लिया है 2 रेस टू एक्स और एक लिया है 2 रेस टू माइनस एक्स। ठीक, अच्छा तो y इक्वल टू अगर 2 रेस टू एक्स है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी 2 रेस टू 0 मतलब 1, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी 2, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक, ऐसे ही मुझे बताओ x की वैल्यू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। ठीक है, अब थोड़े नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। कैसे 1/2 भाई, 1/2 मतलब देखो -1 है तो इसका मतलब 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 मतलब 1/2 की पावर 1 तो मतलब 1/2। अगर x की वैल्यू -2 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इंटरसेप्ट यहाँ होगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये ऐसा होगा। फिर जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 है तो ये बढ़ गया तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और अगर f ऑफ x इक्वल टू 2 रेस टू माइनस एक्स रहा, ये किसका ग्राफ है, यह है f ऑफ x इक्वल टू 2 रेस टू एक्स का, या फिर a रेस टू x बोल दो, सीधा सीधा ऐसा है। और अगर f ऑफ x इक्वल टू a रेस टू माइनस एक्स रहा तो उसका ग्राफ जस्ट ऐसा आ जाएगा। ठीक, ऐसा इस साइड से। तो समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। वैसे ही e रेस टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, सेकंड हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e रेस टू एक्स का ग्राफ। तो e रेस टू एक्स का ग्राफ देखो थोड़ा सा ऐसा होके आता है। ये हमने किसका ग्राफ देखा था, ये हमने देखा था 2 रेस टू एक्स का। तो एक्सपोनेंशियल क्या है 2.71 रेस टू एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये हो गया e रेस टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। तो थर्ड आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ऐसा, ज्यादा झुका दिया, ऐसा, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ y इक्वल टू लॉग एक्स, तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 पे देखो y की वैल्यू 0 हो रही है 1,0। ये देखो जब x 1 है तो y 0 हो रहा है ना। और x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू क्या हो रही है, x इक्वल टू -2 ले लो या नहीं माइनस तो ले ही नहीं सकते ना यार, माइनस की तरफ ये जा ही कहाँ रहा है, माइनस पे तो लॉग नॉट डिफाइंड होता है, फालतू बात कर रहे हो। अच्छा, मैं y की वैल्यू बोल रहा था कि नेगेटिव कब आएगी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। x की वैल्यू सपोज है 0.5 या फिर x की वैल्यू है 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है 5 × 10⁻⁻1, तो इसके लिए log की वैल्यू क्या आ जाएगी log 5 - log 10, है ना। नहीं समझे, देखो कुछ और तरीके से समझाता हूँ। जैसे x की वैल्यू है 0.2 का मतलब 1/5 मतलब 5 की पावर -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी log 5 की पावर -1 मतलब -log 5। ठीक है, अब जो भी हो log 5 की वैल्यू, बट ये माइनस में आ जाएगा फिर, मतलब x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में रहती है तब y की वैल्यू नेगेटिव आती है। log x के ग्राफ में जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है तो y की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। और log x के ग्राफ में जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होती है तो y की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। और x की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इस कंडीशन में y जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया log का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, यूलर्स नंबर का ग्राफ, यूलर्स में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब काम खत्म हो गया है, बस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। खटाखटते उड़ाते और फिर छुट्टी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो चिंदी है, f ऑफ x इक्वल टू 2 × mod x + 3x। आपको पता करना है f ऑफ 2 और आपको पता करना है f ऑफ -5। f ऑफ 2 के लिए देखो आ जाएगा 2 × mod of 2 + 3 × 2, मतलब ये आ जाएगा 2 × 2 + 4 × 3 × 2 मतलब 6, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 10। f ऑफ -5 आएगा 2 × mod -5 + 3 × -5, ये मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा तो 2 × 5 - 15 मतलब 10 - 15 मतलब इसकी वैल्यू -5। नहीं समझे, -5 को मॉड पॉजिटिव 5 बना देगा, ये -15, 2 5 10, 10 - 15 -5, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है f ऑफ x इक्वल टू 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3। ठीक,
और f ऑफ 7.2 आपको पहले क्वेश्चन में पता करना है। तो f ऑफ 7.2 आ जाएगा 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 माइनस 3। मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 क्या है? बोलो 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 बोलो। 7 है, तो 4 इंटू 7 माइनस 3 मतलब 28 माइनस 3 मतलब 25। कितना चिंदी है यार। फिर बोला f ऑफ 0.5, f ऑफ 0.5 आ जाएगा 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 माइनस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 इज 0 मतलब 4 0 जा 0, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3। फिर f ऑफ माइनस 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो माइनस 2.5 में आप जब यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.5 माइनस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.5 इज माइनस 3, तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 और माइनस 3 तो ये आ गया माइनस 15। ठीक, खटाखट हो रहा है देखो। फिर आपसे पूछा है f ऑफ 2 पाई। f ऑफ 2 पाई ये घुमाने के लिए बोला यार। पाई होता है 3.14, तो 2 पाई हो जाएगा 6.28 मतलब 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.28 माइनस 3 मतलब 4 इंटू 6 माइनस 3, 24 माइनस 3 21। ख़त्म। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। देख रहे हो, समझ रहे हो कितना आसान है यार। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना था भाई, मतलब इतना तो सॉल्व करना था, बट देखो कितना इजी था। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की बस नॉलेज होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे गलत करते हैं, माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 ले लेते, माइनस 3 होता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो फ्रैक्शनल पार्ट है, कितना चिंदी है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 10 उड़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 उड़ाते खटाखट। इसमें बोला है f ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5x। आपसे वैल्यूज पूछा है f ऑफ -1 की, f ऑफ 1/4 की, f ऑफ -1.2 की, f ऑफ -6 की। ये वैल्यूज आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, तो करते हैं अब हम लोग सॉल्व करते खटाखट। तो देखो -1, f ऑफ -1 क्या आएगा? 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 प्लस 5 इंटू -1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1 मतलब -5, 0 माइनस 5 मतलब -5। अब f ऑफ 1/4 मतलब f ऑफ 0.25। तो ये हो जाएगा 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.25 प्लस 5 इंटू 0.25। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.25 इज 0.25, 5 इंटू 0.25 इज 1.25। सही में देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 हाँ 1.25। ठीक है, 2 इंटू 0.25 इज 0.5 प्लस 1.25 मतलब 1.75। कैलकुलेशन है यार, कर सकते हो। f ऑफ -1.2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 प्लस 5 इंटू 1.2। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 क्या होगा? -0.8 प्लस 0.8 है ना। -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज प्लस 0.8। 5 इंटू 1.2 6 होता है। अरे 12 5 जा 60 होता है, तो 1.25 जा 6 होगा। 2 इंटू 0.8 इज 1.6 प्लस 6 आ जाएगा 7.6। अब f ऑफ -6 क्या आएगा? 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 प्लस 5 इंटू 6। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 30, तो 0 प्लस 30, तो इसका आंसर आ गया 30। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का चारों, है ना चिंदी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 उड़ा देते खटाखट। अब उसमें क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग मॉड्यूलस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल। ओ क्या बात है, x पता करना है। चलो करते हैं। देखिए यहाँ पे ये -1.2 था, तो ये -6 आएगा, तो ये 1.6 -6 आएगा, तो ये -4.4 आएगा एक्चुअली। और यहाँ भी देखो ये -6 था, तो -30, तो ये -30 आएगा। ठीक है, पीछे इसका आंसर -44 दिया, तो नेवर माइंड, -30 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं 11। पहला क्वेश्चन है मॉड के अंदर x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मॉड के अंदर x है वो कब 0 हो रहा है? -4 पे। -4 से कम में वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब जब मॉड से नंबर आएगा तो x + 4 जो होगा वो या तो 5 से बड़ा रहेगा, या तो x + 4 जो रहेगा वो -5 से छोटा रहेगा। दो ही केस तो होगा, क्योंकि मॉड का आंसर आपको दिया ना इनइक्वालिटी में, है ना। तो मॉड में जब भी ऐसा आपको दिया रहे तो दो केसेस बनाने का, एक बार इसको पॉजिटिव लेने का और एक बार इसको नेगेटिव लेने का। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया? साइन उल्टा किया जस्ट। अगर साइन चेंज किया तो इनइक्वालिटी भी पलट गई। तो x जो है यहाँ पे वो बड़ा हो गया 1 से,
और यहाँ पे जो x है वो छोटा हो गया -9 से, मतलब 1 से बड़ा मतलब क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी, और -9 से छोटा मतलब -∞ से -9। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है -∞ से -9 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है मॉड के अंदर x-4 प्लस मॉड के अंदर x-2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव, मतलब पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव कब आएंगे, जब x 4 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर x 4 से छोटा हो गया तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव रह के क्या करेगा, दोनों मिलके अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो x-4 प्लस x-2 इज इक्वल्स टू 3, x हो गया 2x - 6 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 9, तो x आ गया 9/2। ठीक, केस 2 देखते हैं यार, केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में ऐसा हो सकता है कि जो x है उसकी वैल्यू 4 और 2 के बीच में लाई करे। तो जब ऐसा केस होगा तो उस केस में 2 और 4 के बीच में जब लाई करेगा तो ये वाला जो मॉड होगा, ये वाला मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 2 से 4 में ये तो पॉजिटिव देगा, ये वाला मॉड नेगेटिव रहेगा। तो -(x-4) प्लस x-2 इज इक्वल्स टू 3, मतलब -x प्लस 4 प्लस x-2 इक्वल टू 3, -x प्लस x कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये एक्सप्रेशन तो एब्सर्ड है, तो इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस केस। मेरी बात समझ रहे हो, हम बनाएंगे 3 केसेस टर्निंग पॉइंट को देख के। टर्निंग पॉइंट क्या है, +4 और +2। हमने 3 केसेस क्या बनाए कि जब नंबर 4 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो देखो दोनों पॉजिटिव रखा है, x की एक वैल्यू आई। फिर दूसरा केस बनाया जब x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, 2 और 4 ही क्यों ले रहे, क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट है ना। तब 2 इक्वल टू 3, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं, फालतू केस था। केस 3 हम लेंगे जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो ये वाला मॉड भी नेगेटिव है और ये वाला मॉड भी नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू 3। तो -x प्लस 4 -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3, -2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। 3 को इस साइड ले लो, 2x को उस साइड ले लो, तो x आ जाएगा 3/2। तो x के कितने सॉल्यूशन है, 2, कौन कौन से, 3/2 और 9/2। देयरफॉर x इक्वल टू 3/2, 9/2 आर वैल्यूज ऑफ x, या फिर सॉल्यूशन ऑफ x। मॉड में जब भी आएगा आप लोग तो क्या करोगे, केसेस ले लोगे टर्निंग पॉइंट को देख के। टर्निंग पॉइंट में आप लोग डिसाइड करोगे कि x की ये वैल्यू पे क्या क्या हो सकता है, जैसे इसमें प्लस था, इसमें माइनस बना, है ना, समझे ना। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 करते। 3 से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 3 है x² प्लस 7 mod ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोगों का कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² प्लस 4 mod ऑफ x प्लस 3 mod ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक काम करो, इसको भी मॉड में ही डाल दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से mod x कॉमन लिया तो अंदर आया mod x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर आया mod x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो mod x प्लस 3 और mod x प्लस 4 इसकी क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। तो क्या mod x की वैल्यू कभी भी -3 हो सकती है, या फिर mod x की वैल्यू कभी भी -4 हो सकती है, चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। अरे मॉड की वैल्यू नेगेटिव देखी है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है mod x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कि जो x है वो 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। नहीं समझे, देखो भाला कंसेप्ट याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था तीर चलाओ। तीर किसकी तरफ है, mod x की तरफ। तो इसका मतलब mod x की वैल्यू 3 से बड़ी और 3 से -3 से बड़ी और 3 से छोटी है। कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, मतलब ये ऐसा। अच्छा समझ सकते हो इसको, देखो कैसे समझ सकते हो। mod x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, mod x की वैल्यू कब 3 से छोटी या 3 के इक्वल आएगी, कब आएगी, सोचो खुद से। आप -2.5 डालो तो आंसर 2.5 आएगा, आप -2.9 डालो आंसर 2.9 आएगा, आप -3 डालो आंसर 3 आएगा, आप +3 डालो आंसर 3 आएगा। मतलब mod x की वैल्यू -3 से बड़ी रहे या 3 से छोटी रहे, दोनों ही केस में ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई
कर रहा है। तो भाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो यहाँ पे, भाला चलाओगे तो मॉड एक्स की तरफ है, तो मॉड एक्स मतलब जो एक्स है वो छुपेगा किसके किसके बीच में, -3 और 3 के बीच में। तो एक्स का वैल्यू है -3 से 3 के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल। अगला क्वेश्चन है 5वां, 2 mod x = 5/2। तो mod x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±5/2। इक्वल था, इनइक्वालिटी होती तो ऐसा लिखते, बट यहाँ पे इक्वल था तो डायरेक्ट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बात है। तो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्लोज 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 इज इक्वल्स टू है 9। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस x आएगा x, है ना, इज इक्वल्स टू 9। फिर x और x हो गया 2x, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू नहीं पता ना, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, x, तो x प्लस 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर में 9, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा 3x। अब 3 को बाहर ले लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 9, 3 उसको काट देगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ गई 3। था ना मज़ेदार क्वेश्चन, खत्म, यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इक्वल में नहीं छोड़ना है, पीछे इसका आंसर इंटरवल में दिया है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो 3 है, बट x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो x की वैल्यू 3 कब कब आएगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से लेके 4 के बीच में होगी। 4 पे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, तो इसलिए हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 से लेके 3.9999999999 तक इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 3 होगा, तो x की वैल्यू होगी 3 से लेके 4 तक। ठीक, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे ना हम लोग, 7 कर रहे थे। इसमें बोला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 4। अरे बाबा ये कहीं देखा है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट मैंने आपको अभी बताया कि 1 तक नहीं आता है वो, तो 1 से ज़्यादा क्या होगा, ये तो 4 से ज़्यादा बोल रहा है, तो ये कुछ भी है यार, क्या है इसका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फालतू चीज़ है ये। जैसे आपको बोल दे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0.29, ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो इसका नो सॉल्यूशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0। किसी का फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 आता है, जब वो इंटीजर हो। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज एन इंटीजर। ठीक है, या फिर z भी लिख सकते हो, z है बाबा, अच्छे से बना। अरे ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0.5। किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 कब आएगा, जब वो -1.5 हो, -0.5 हो, 1.5 हो, 0.5 हो, 2.5 हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो, बस उसके साथ क्या हो, 0.5 हो। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग सेट में कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू x इक्वल टू n प्लस 0.5, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्या किया मैंने, x सच दैट x इक्वल टू n क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है, 1 2 3 4 -1 -2 और उसके साथ 0.5 जोड़ते जाओ, तो वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जोड़ दो, देखो n की वैल्यू -2 डालो, -2 प्लस 0.5 -1.5, n की वैल्यू 0 डालो, n की वैल्यू -1 डालो, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 2 डालो, समझ रहे हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी नंबर होता है वो बना रहता है उसके फ्रैक्शनल पार्ट प्लस उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से। मतलब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो था ही। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ये लिखा, समझे ना। अभी मैंने देखो नोट करने के लिए दिया था, मैंने बोला काम आएगा। इस फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ ले आके माइनस करो तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे हो गया 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बट इससे हमें x की वैल्यू तो मिली ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट कब इक्वल हो सकते हैं, खुद से सोचो और मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट कब इक्वल हो सकते हैं, सोचो।
x की वैल्यू 0 रहने पे ये सब इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आएगा, है ना। सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आएगा बट फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा, तो 1 = 0 नॉट पॉसिबल। मतलब x की एक ही वैल्यू है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और वो है x = 0, देयरफॉर x = 0। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन fractional part of x = 0 and greatest integer of x = 0, therefore x = 0। ठीक है, तो ये थी कहानी पूरी फंक्शन की। इसी के साथ हमारा फंक्शन चैप्टर खत्म होता है। अगर टाइम रहा, लक रहा तो आगे चल के हम दोबारा से पढ़ाएंगे फंक्शन और पढ़ाएंगे हाई लेवल पे। तो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे 2 टाइप के आपको मैंने फंक्शन नहीं बताए। आपको मैंने मॉड्यूलस का ग्राफ तो बताया, बट उस मॉड्यूलस से आप लोगों को कई ग्राफ बताने थे, वो भी मैंने नहीं बताया ना, एंट्रेंस लेवल की चीज़ें। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। बोर्ड लेवल पे मोर देन इनफ है भाई, मोर देन इनफ बता दिया मैंने बोर्ड लेवल पे। ठीक है, तो इसी के साथ आप प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करो अच्छे से। बढ़िया क्वेश्चन है मिसलेनियस में, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी मैं टेलीग्राम पे तो हूँ ही, अगर कोई डाउट आता है स्टडी रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, तो वहाँ पे पूछ ही सकते हो। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग, अब एक ही चैप्टर बचा है मैथ्स 2 में, बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम चालू करेंगे और मैथ्स 1 में अपना प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और केमिस्ट्री को थोड़ी देर बाद चालू करेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स और मैथ्स पे एकदम ध्यान देंगे और उसको एकदम से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फंक्शन चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।